हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इन्फ्लेशन, जिसे हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में बांटा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स या मेंस हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जामिनेशन हो, उस एग्जाम में चाहे वो आप टीजीटी की बात कर लें, आप पीजीटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर लें, आप पीजीटी में थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला जो एग्जामिनेशन है, जिनका कॉमर्स है, उसकी बात कर लें, दरोगा की बात कर लें, अदर स्टेट पीसीएस की बात कर लें, हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन सा वो क्वेश्चन होता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में बांटा है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहला इसमें है कि ये जो इकोनॉमिक्स का ये जो पूरा ये टॉपिक है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इस मुद्रास्फीति का सही अर्थ क्या होता है, क्या है ये मुद्रास्फीति। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन में, जिसको हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, इसमें मुद्रा और स्फीति, स्फीति मतलब मुद्रा का बढ़ोतरी, दो शब्दों को मिलाकर के ये बनाया गया है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि मार्केट में जो मनी की उपलब्धता के बढ़ने का प्रभाव पड़ता है, उसी एक्टिविटी को, उसी प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो कहेंगे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर बाजार में एक्सेस मनी आएगा तो हम लोगों का जो खर्च है, हमारा जो एक्सपेंस है, वो ऑलरेडी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, हम लोगों के द्वारा वस्तु तथा सेवा की जो मांग है, उस मांग को बढ़ा दी जाती है, क्योंकि हम खर्च कहां करेंगे, वस्तु या सेवा खरीदेंगे। जैसे ही हम खर्च करेंगे, ऑटोमेटिक डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा वस्तु तथा सेवा का, उनका जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ जाता है। और इसी प्राइस बढ़ने की एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका और डिटेल देखते हैं कि मुद्रास्फीति होता क्या है। तो मुद्रास्फीति के जानने के लिए हम दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे। कौन कौन सा एस्पेक्ट, एक देखेंगे वस्तु के मूल्य का बढ़ना, किसके कारण, एक्सेस मनी के कारण। दूसरा देखेंगे कि मनी के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, मूल्य बढ़ने का मनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सामने आपके स्लाइड पे सामान्य सा लिखा हुआ है कि मुद्रास्फीति से तात्पर्य दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। मतलब सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो किसी भी वस्तु तथा सेवा के जो कीमत है, उनका जो प्राइस है, इस प्राइस में जो इंक्रीमेंट होता है, उसी इंक्रीमेंट को, उसी बढ़ोतरी को, उसी उछाल को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जब कीमत के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो उसी अवस्था को मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। अर्थात आपने यहां पे एक समझ लिया कि अगर किसी भी वस्तु का जो कीमत है, कीमत या उसका आप प्राइस कर लीजिए, मूल्य कह लीजिए, अगर बढ़ता है किसी भी कारण से, किसी भी कारण, एनी रीजन, तो उसे मुद्रास्फीति कहेंगे। दूसरा एक पहलू है कि भाई हम अगर वस्तु तथा सेवा की खरीद बिक्री करते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो इस एक्सचेंजिंग एक्टिविटी में जो मीडियम का काम करता है वो करता है मनी, अर्थात मुद्रा। तो वस्तु के प्राइस बढ़ने से मुद्रा पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आप एक चीज, एक नॉर्मल से एग्जांपल देखिए। मान लिया जाए कोई एक पेन है, इसका आज से 2 महीने पूर्व प्राइस था 10 रुपया, बिफोर 2 months इसका प्राइस कितना था, 10 रुपये था। ड्यू टू सम रीजन, किसी भी कारण से कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 3 months, आफ्टर 2 months, प्राइस ऑफ पेन, इस पेन का जो मूल्य है वो बढ़ करके हो गया 12 रुपया। अर्थात यहां पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर 2 months
इसका प्राइस कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। इट मींस इंक्रीमेंट कितनी हुई, तो बेसिकली यहां पे इंक्रीमेंट हुआ 2 रुपीज का। अब यहां से पता चलता है कि यह प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन, क्योंकि पेन का प्राइस 10 से बढ़ के 12 हो गया, पहला डन हो गया। दूसरी चीज, मनी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इंपैक्ट ऑन मनी, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा इसको देखिए। पहले पेन खरीदने के लिए हमें एक 10 का नोट देना पड़ता था। अब हम 2 महीने के बाद जब पेन खरीदने गए तो हमें 10 के नोट के साथ साथ 2 रुपए का एक सिक्का भी देना पड़ा। अर्थात पेन वही है, लेकिन हमें पहले से मुद्रा की क्वांटिटी को, उस पेन को परचेज करने के लिए बढ़ाना पड़ा। क्यों, क्योंकि मुद्रा का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि वस्तु तथा सेवा का मूल्य बढ़ गया। अर्थात इन्फ्लेशन के पीरियड में वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज करता है और प्राइस ऑफ जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसी एक्टिविटी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के दौरान वस्तु तथा सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी होती है और मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा की जो वैल्यू, उसमें गिरावट होती है। उसी प्रक्रिया को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। क्यों, क्योंकि मुद्रा का उपयोग वस्तु तथा सेवा के एक्सचेंजिंग में, आदान प्रदान में किया जाता है। वही सेकेंड पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। तो मुद्रास्फीति केस में क्या होगा, वस्तु तथा सेवा का मूल्य बढ़ेगा और मुद्रा की जो वैल्यू वो घट जाएगी। जब ये दोनों कंडीशन आता है तो इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति की अवधारणा क्या है। तो बेसिकली मुद्रास्फीति के सारे अवधारणा को हमने 6 भागों में डिवाइड किया है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। इन कुछ भागों में हमने इसके टोटल अवधारणा को डिवाइड किया है, जिसमें पहला कौन है, इन्फ्लेशन, जिसके बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि इन्फ्लेशन तब होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ जो मनी है ये घटता है एक साथ। तो इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार हैं, इसको हम लोग आगे के कुछ स्लाइडों में पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन का पहला कंसेप्ट क्या है, इन्फ्लेशन, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले बताया कि वस्तु तथा सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी होना और मुद्रा के वैल्यू में गिरावट होने की प्रक्रिया को इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर वस्तु तथा सेवा का मूल्य बढ़ेगा, कैसा रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अर्थात प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। अर्थात अगर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगा। वही अगर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज घटता है तो उस केस में वैल्यू ऑफ जो मनी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो केस है, इसी केस को हम क्या कहते हैं, इसी केस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दोनों ऑटोमेटिक आता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ऑटोमेटिक आता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेक्शन को लाया जाता है। तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है और डिफ्लेशन में प्राइस घटता है। बढ़े प्राइस को कम करने के लिए डिसइन्फ्लेशन का उपयोग किया जाता है और वही जो घटा प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित है। तो सेकंड जो यहां पे आपको अवधारणा पढ़ना है इन्फ्लेशन के बाद, वो कौन है, डिसइन्फ्लेशन, जिसे हम मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति कहते हैं। देखिए अब कहेंगे भाई क्यों बढ़े प्राइस को कम किया जाता है, क्यों घटे प्राइस को बढ़ाया जाता है। तो एक समझिए, एक पहले कोट समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। देखिए किसी भी वस्तु तथा सेवा से अर्थात गुड्स एंड
सर्विसेज से रिलेटेड दो व्यक्ति होता है, दो लोग होते हैं इससे संबंधित, एक प्रोड्यूसर, ठीक है, और दूसरा कंज्यूमर, ठीक है, उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता या ग्राहक, दो लोग होते हैं। हम यहां पे दो कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं जब प्राइस बढ़ता है, तो जब प्राइस बढ़ेगा अर्थात जो ग्राहक है उसे पहले से अधिक पैसा देना पड़ेगा, अर्थात उस केस में ग्राहक को क्या होने लगता है, लॉस। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसे प्राइस बढ़ने पर पहले से अधिक पैसा वस्तु तथा सेवा को बेचने के कारण मिलेगा या बेचने के बाद मिलेगा, तो इस केस में प्रोड्यूसर को क्या हो जाता है, प्रॉफिट। कुछ लिमिट तक तो कंज्यूमर इसको झेलता है, लेकिन जब लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो इस केस में कंज्यूमर क्या करता है, अपने द्वारा किए गए मांग को कम करता है। कैसे, अपने खर्च को कम करके। कैसे कम करेगा, अपने खर्च को कम कर देगा, क्योंकि अब इसका एक्सपेंस अधिक हो गया, खर्च अधिक हो गया है, बचत कम हो रही है, या हो भी सकता है एक बहुत बड़े कंज्यूमर के ऐसे समूह हैं जिनको बचत हो ही नहीं रहा है। तो वैसे केस में जिन समूह को बचत नहीं हो रहा है वो बेचारा अपने खर्च को चलाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो अपने खर्च में कटौती करना शुरू कर देगा। जैसे ही खर्च में कटौती करेगी, मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे ही मांग कम होगा, अब इन जो प्रोड्यूसर है इनके द्वारा जो सप्लाई की जा रही है या जो प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको ये क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि मार्केट में अब इसके वस्तु का डिमांड है ही नहीं, तो ये अपने सप्लाई को कम करेगा, अर्थात ये अपने उत्पादन को कम कर देगा। जैसे ही उत्पादन को कम करेगा, यहां पे क्या हो जाएगी, बेरोजगारी, या इसको हम लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, रोजगार मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्पादन किसने कम कर दिया। अब जैसे ही रोजगार कम होगा, लोगों का जो आय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए एक लिमिट से अधिक अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, फिस्कल पॉलिसी के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस एक लिमिट से ऊपर न बढ़े। अगर वो बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं कि प्राइस के कम होने से क्या होगा। तो आप सिंपल समझिए, अगर प्राइस कम होगा, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको समझने में सहूलियत होगी, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूं। अगर प्राइस कम होता है तो ऐसे केस में ये जो कंज्यूमर है इसको क्या होने लगेगा, प्रॉफिट। कंज्यूमर को क्या होगा, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि अब उसे कम पैसा में ही अधिक से अधिक वस्तु मिल जाएगा, या किसी वस्तु खरीदने के लिए पहले से कम पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इस केस में प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस। क्यों, क्योंकि उसे अब पहले से कम प्रॉफिट मिल रहा है, या हो सकता है कि उसे अब अपने उत्पादन लागत से कम मूल्य पर वस्तु को बेचना पड़े। अब जैसे ही इसे लॉस होगा, ये क्या करेगा, ये उत्पादन को कम कर देगा, क्योंकि अब लॉस हो रहा है। कोई भी लॉस के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव ही होता है गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कमाना वो चाहता है। जैसे ही उत्पादन कम करेगा, मार्केट में रोजगार भी क्या जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही रोजगार कम होगा, लोगों के आय पहले से गिर जाएगा, और जैसे ही लोगों का आय पहले से गिरेगा, मार्केट में धीरे धीरे मंदी का एक पूरा जो आवरण है वो छाना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि गवर्नमेंट प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने तथा घटने को क्या करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। इसीलिए जब लिमिट से अधिक प्राइस बढ़ जाए, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, तो सरकार उसे घटाती है, और डिफ्लेशन के केस में जब प्राइस लिमिट से नीचे चला जाए तो उसे रिफ्लेक्शन के केस में पुनः बढ़ाया जाता है। और यह प्रक्रिया में मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति का उपयोग आरबीआई के द्वारा की जाती है।
तो अब हम आते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि प्राइस बढ़ना और घटना दोनों अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। ये जो एक्टिविटी है नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया नहीं है। इसीलिए हर समय प्राइस को बैलेंस करके रखा जाता है ताकि ना बहुत बढ़े और ना बहुत घटे। एक लिमिट से ऊपर और एक लिमिट से नीचे अगर जाती है प्रोडक्ट की प्राइस, वस्तुतः सेवा की प्राइस, तो अर्थव्यवस्था पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट कभी पर नहीं सकता है लॉन्ग टर्म में। तो अब सेकंड जो इसका है, सेकंड क्या आपको पढ़ना है, मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति। ये जो प्रक्रिया है इसका उपयोग बेसिकली जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक आता है। इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में अपने आप आता है, कुछ जो अनबैलेंस होती है उसका इन्फ्लेशन आता है, लेकिन उसको घटाने के लिए सरकार तथा एजेंसियों के द्वारा डिसइन्फ्लेशन की एक्टिविटी को लाई जाती है ताकि बढ़े हुए प्राइस को नियंत्रित किया जा सके, जो कि पहला पॉइंट है कि यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने की अवस्था है जिसके तहत कीमत को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। अब भाई क्या तरीका है, कैसे घटाएगा, तो इसका उपाय है। देखिए खास करके क्या होता है कि प्राइस जो है किसी भी वस्तु का वो तभी बढ़ता है जब मुख्यतः डिमांड जो है, जिसको हम हिंदी में मांग कहते हैं, ये सप्लाई से मतलब आपूर्ति से, ये आपूर्ति से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगर आपूर्ति अधिक है, सॉरी आपूर्ति अगर कम है और मांग अगर अधिक हो जाएगा, अर्थात बाजार में उस वस्तु की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे ही कमी होगा, जैसे ही क्राइसिस होगा, सेलर जो है वो प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब ऐसे केस में क्या किया जाए कि इससे कम हो सके, तो साफ साफ है कि इस केस में या तो आप सप्लाई को बढ़ाइए, नहीं तो आप डिमांड, जो बढ़ा हुआ डिमांड है उसे कम कीजिए, तभी जाकर के ये कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे केसों में यह भी उपाय है कि अगर हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं तो इस केस में हम आयात को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, आयात को बढ़ाते हैं। आयात जिसे हम इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट को हम बढ़ाते हैं ताकि जैसे ही इंपोर्ट को बढ़ाएंगे विदेशों से वस्तु भारत में आएगी, भारतीय बाजार में वस्तु की उपलब्धता पहले से बढ़ेगी, और जैसे ही वस्तु की उपलब्धता पहले से बढ़ेगी, डिमांड और सप्लाई पैरेलल होगा और जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे तरीका है जिसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला स्लाइड लिखा हुआ है कि इसमें मुद्रास्फीति की दर कम होती है किंतु सकारात्मक बनी रहती है। देखिए यह नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें जानबूझकर प्राइस को कम किया जाता है। क्या करेगा सरकार, टैक्स की रेट को कम कर देगा ताकि प्राइस कम हो जाए, सरकार सप्लाई को बढ़ा देगा, सरकार इंपोर्ट को बढ़ा देगा ताकि देश के अंदर उस वस्तु की जो कमी हो रखी है, क्राइसिस हो रखी है, उस क्राइसिस को खत्म करने के लिए आपूर्ति को भारतीय बाजार में बढ़ाया जा सके। यह सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय उपाय का एक भाग है। हाँ, यह राजकोषीय उपाय का भाग है। इस समय सरकार क्या करती है, जैसे सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ाने का दो तरीका, एक तो आप इंपोर्ट बढ़ाइए या फिर आप उत्पादन बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाइए। उत्पादन कैसे बढ़ेगा, अब यहां पे एक बात आती है कि यार आपने तो बोल दिया कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, आप किसको बढ़ाओ, आप उत्पादन को बढ़ाओ। तो भाई उत्पादन तब बढ़ेगा ना जब क्या बढ़ेगा, जब निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब लोग इन्वेस्ट करेंगे, कंपनियां खुलेगी। और निवेश तब बढ़ेगा जब आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देंगे, आप ब्याज देंगे, मतलब कर्ज देंगे। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप क्या देंगे, आप कर्ज देंगे। अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, ऑटोमेटिक जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे ही उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा, उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाएगी, और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी उस केस में डिमांड इज लगभग पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा केस आएगा
प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी प्रक्रिया को, इसी जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिसइंफ्लेशन कहते हैं, जिसके द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि यह अवस्थिति के तहत अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें प्राइस जो गिराई जाती है, कम की जाती है, वो एक लिमिट में किया जाता है। वो भी कितना, जितना प्राइस बढ़ा है उसको कम किया जाता है, कभी भी उस प्राइस के कम करने को नेगेटिव में ले जाया नहीं जाता है। इसीलिए जो डिसइंफ्लेशन है वो डिफ्लेशन के तहत वो ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि डिफ्लेशन में वस्तु का मूल्य बहुत नीचे जाता है, जिसके कारण उत्पादनकर्ता उत्पादन करना बंद कर देता है। और यही कारण है कि डिफ्लेशन एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है अर्थव्यवस्था पर, और जो डिसइंफ्लेशन है ये अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइंफ्लेशन का उपयोग किया जाता है, जिसमें जानबूझकर मौद्रिक और राजकोषीय नीति के द्वारा वस्तु तथा सेवा के बढ़े मूल्य को कम किया जाता है, जिसमें खास करके सप्लाई के ऊपर सबसे अधिक फोकस की जाती है। और सप्लाई को बढ़ाने का दो उपाय है, या तो देश के अंदर उत्पादन कीजिए, और अगर उत्पादन करना संभव नहीं है तो आप अन्य देशों से परचेज करके, खरीद करके, इंपोर्ट करके भारत के मार्केट में उसे सप्लाई कीजिए, जिससे मार्केट में उस वस्तु की उपलब्धता बढ़ेगी और ऑटोमेटिक मार्केट में डिमांड और सप्लाई, मांग तथा आपूर्ति बराबर हो जाएगी। और बराबर होते ही वस्तु तथा जो सेवा का मूल्य जो बढ़ा हुआ है वो मूल्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। देखिए, डिफ्लेशन जो है ना, ये एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है। किसके उल्टा है? इन्फ्लेशन का उल्टा है। और ये दोनों सेम चीज है। ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम चीज है। इन दोनों में क्या होता है, अपने आप वस्तु का मूल्य घटता और बढ़ता है। जैसे इन्फ्लेशन में बढ़ता है और डिफ्लेशन में ऑटोमेटिक वो घट जाता है। क्यों घटता है? तो बेसिकली डिफ्लेशन का जो कारण है, जो मुद्रा संकुचन का कारण है, वो कारण के मुख्यतः जो उसके कारण है वो एक ही है कि अगर मार्केट में जितना आर्थिक गतिविधि हो रहा है, आर्थिक गति मतलब जो आय का, जो पैसे के लेन देन का ट्रांजैक्शन जितना हो रहा है, अगर उससे अधिक उत्पादन कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात अगर उत्पादन जो है, प्रोडक्शन, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी से अधिक होती है तो इस केस में क्या हो जाएगा, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लो कि अभी बाजार में 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 100 करोड़ रुपए की वस्तु बनाई बेची जा रही है, 100 करोड़ रुपए आमदनी हो रहा है, क्योंकि वस्तु बनाई बेची जाती है तो उससे हम लोगों को आमदनी मिलता है, आय प्राप्त होती है। लेकिन कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो 150 करोड़ का वस्तु बना दिया। अब देखिए, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी 100 करोड़ का है और उसने उत्पादन 150 करोड़ का कर दिया, अर्थात उसका जो 50 करोड़ का वस्तु है उसका मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाएगा और मार्केट में उसकी सप्लाई अधिक हो जाएगी। ऐसे केस में प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी को हम बेसिकली मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्थिति या इसी को हम डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किया नहीं जाता है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक प्रक्रिया में मिसमैच होने के कारण, बेमेल होने के कारण ऐसा होता है, जो कि यहां पे लिखा भी हुआ है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाए, आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाती है तो इसे कीमत घटती है, जिसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्थिति कहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर सप्लाई कम होगा, सप्लाई अगर अधिक होगा डिमांड से, तो इस केस में प्राइस जो है वो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस जैसे ही कम होगा, जो प्रोड्यूसर है वो तुरंत अपने उत्पादन को क्या करेगा, कम कर देगा। और जैसे ही उत्पादन कम होगा, जो रोजगार का दर है वो भी कम होगा, और रोजगार का दर जैसे ही कम होगा, लोगों की आय ऑटोमेटिक गिर जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रा अवस्थिति अर्थव्यवस्था के लिए
हानिकारक होता है, ये लाभकारक होता, लाभदायक होता नहीं है। तो जो ये मुद्रा अपस्फीति है ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है और मुद्रा अपस्फीति हमारे अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होता है। तो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है, डिफ्लेशन में प्राइस गिरता है। नेक्स्ट, चौथा जो कंसेप्ट है वो है मुद्रा संस्फीति, जिसे हम रिफ्लेशन कहते हैं। अब देखिए, बेसिकली रिफ्लेशन का काम क्या है? डिफ्लेशन में जो प्राइस घटा उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? उसको बढ़ाने का काम करता है रिफ्लेशन। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस को नहीं बढ़ाएगा ना तो उत्पादनकर्ता, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बंद कर देगी, हमारे देश में बेरोजगारी का दर उच्च लेवल पे चला जाएगा और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में गरीबी का दर, जो अन्य जो कुप्रथाएं हैं, कुप्रभाव है, वो समाज पे हमारे अर्थव्यवस्था में पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सरकार जो मुद्रा जो अपस्फीति है उसको कंट्रोल करने के लिए मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन का उपयोग करता है। और रिफ्लेशन में सरकार, रिफ्लेशन में गवर्नमेंट गिरी हुई प्राइस को क्या करती है? बढ़ाती है। कैसे बढ़ाएगी? तो इसके बहुत सारे इसके तरीका हैं, बहुत सारे इसके क्या है? तरीका है। मुख्य तरीका क्या है कि अगर आपको प्राइस बढ़ाना है तो आपको मनी सप्लाई इन मार्केट, मनी सप्लाई इन मार्केट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मनी सप्लाई इन मार्केट को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही मनी सप्लाई इन मार्केट बढ़ेगी ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगेगा। प्रोडक्ट का डिमांड जैसे ही बढ़ेगा ऑटोमेटिक जो प्राइस घटी हुई है वो प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि सामने भी लिखा हुआ है कि यह मुद्रा अपस्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है, जिसके तहत नीचे गिरी हुई कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाकर समान स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, इसके तहत करों में कटौती, ब्याज दरों में कमी आदि के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। अब कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी? तो जैसे ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे, लोग लोन के डिमांड को बढ़ा देगा और जैसे ही लोन डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिक मार्केट में पहले से अधिक पैसा आना शुरू हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए अगर कोई हाउसिंग लोन लेने गया और बैंकर कहे कि भाई पहले से 4% हाउसिंग लोन इंक्रीज कर गया है, हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% इंक्रीज कर गया है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर कोई घर बनाने वाला व्यक्ति होगा जिसको घर बनाने की जरूरत है, वो 4% जैसे इंक्रीमेंट देखेगा वो तुरंत हाउसिंग लोन लेना कैंसिल कर देगा? अर्थात अब मार्केट में पैसा नहीं आएगा, अब वो बिल्डिंग मटेरियल नहीं खरीद सकता है, बिल्डिंग मटेरियल का जो डिमांड वो बढ़ाना चाह रहा था वो अब नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति बाजार मार्केट से बैंक में जाए और बैंकर उसको बोले कि भाई अभी जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बिलो चला गया, रिड्यूस हो गया है, नहीं भी लेना होगा ना उसे ब्याज पे पैसा, इसके बाद भी वो चाहेगा कि यार अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तुरंत लेकर के अपना घर बनाना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो ब्याज पे पैसा लेगा मार्केट में उस व्यक्ति के द्वारा बिल्डिंग मटेरियल का, घर बनाने की जो सामग्री है उसके मांग को एकाएक बढ़ा दी जाएगी। जैसे ही मांग बढ़ेगी धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसी प्राइस बढ़ने की प्रक्रिया को हम मुद्रा संस्फीति, जिसे हम रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। और ये एक पॉजिटिव साइन है, ये इन्फ्लेशन के तहत ये नेगेटिव साइन नहीं है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि मुद्रा संस्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को कम करने एवं वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जानबूझ के लाई जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि एवं आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और प्रोडक्ट की प्राइस अगर गिरी हुई है तो उस केस में जो उत्पादन करता है वो वस्तु तथा सेवा के उत्पादन को कम कर देगा, जिसके कारण बाजार में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कम होगा तो 100% देश में रेट ऑफ पॉवर्टी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और रेट ऑफ पॉवर्टी अगर बढ़ेगा
तो 100% हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पर कैसा प्रभाव होगा? नेगेटिव प्रभाव होगा। इसीलिए रिफ्लेशन को जानबूझकर सरकार के द्वारा लाया जाता है ताकि प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया जा सके, और प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ेगी तो हम आसानी से जो डिफ्लेशन का केस है उस डिफ्लेशन के केस से बाहर आ सकते हैं। अब पांचवा जो अवधारणा है वो पांचवा अवधारणा है जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं निस्पंदन या मंदीगत मुद्रास्फीति। अब यहां पे देखिए, मंदीगत मतलब ये एक ऐसा केस है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसा केस है जिसमें मंदी भी है और प्लस मुद्रास्फीति भी है। अर्थात इस केस में प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो बेरोजगारी है या आप कह सकते हैं जो रोजगार है वो क्या हो रहा है? घट भी रहा है। और रोजगार जो है, रोजगार का दर वो घट भी रहा है। क्यों? क्योंकि मंदी के केस में वस्तु का मांग कम रहता है या बहुत कम हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। उस केस में रोजगार घटती है, बेरोजगारी बढ़ती है। अर्थात ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये स्टैगफ्लेशन एक ऐसा केस है जिसमें मंदी और मुद्रास्फीति दोनों दिखाई देती है। अर्थात स्टैगफ्लेशन के केस में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाता है? घटता है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट की प्राइस भी कंटिन्यू बढ़ते जाती है। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने पढ़ाया जस्ट पीछे कि जब इन्फ्लेशन आएगा तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा। बहुत बढ़िया, मैंने पहले ही बोला है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। प्रोडक्शन को अगर प्रोड्यूसर बढ़ाता है तो मार्केट में रोजगार का दर पहले से बढ़ जाएगा। एकदम सही बात है, रोजगार बढ़ जाएगा। लेकिन यह कैसे संभव है कि इन्फ्लेशन भी आ रहा है और रोजगार भी घट रहा है? मतलब इन्फ्लेशन के साथ बेरोजगारी बढ़ रही, रोजगार घट रहा है। तो बेसिकली ऐसा जो केस है ये अपवाद स्वरूप होता है। जब कभी बाह्य प्रभाव कुछ हुआ, जैसे मान लो किसी देश के साथ युद्ध चल रही है अपनी, ऐसे केस में वस्तुओं की क्राइसिस हो जाती है देश के अंदर, तो वस्तु का क्राइसिस होगा तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन उस समय उस युद्ध के कारण हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास पूंजी का अभाव हो, या हो सकता है हम जो रॉ मटेरियल विदेशों से ले रहे थे वो रॉ मटेरियल हमें नहीं मिल रहा है। तो वैसे केस में हम उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते हैं। अर्थात उस केस में बेरोजगारी की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। ये ऐसी जो कंडीशन होगी उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निस्पंदन, मंदीगत मुद्रास्फीति, या उसी को हम इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जो सामने लिखा भी हुआ है कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थिति साथ साथ दिखाई देती है, अर्थात बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ दिखाई दे, तो उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इस समय क्या होगा? मुद्रास्फीति की दर उच्च होगी, आर्थिक समृद्धि की दर निम्न होगी और बेरोजगारी की दर भी बहुत उच्च होगी। इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन काम है। कहेंगे भाई कैसे कठिन है? तो देखिए, स्टैगफ्लेशन में दो एक्टिविटी होता है और समय एक होता था। इसमें क्या है? प्राइस बढ़ रहा है, अर्थात इस केस में डिमांड हाई है सप्लाई से, और इस केस में बेरोजगारी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बेरोजगारी बढ़ रहा है? क्योंकि इस समय उत्पादन क्या हो रखा है? कम हो रखा है। अब अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, अगर हम इसे कंट्रोल करने की बात करते हैं, कंट्रोल करने की बात करेंगे, तो कंट्रोल कब होगा? जब हम उत्पादन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और मैंने पहले बताया कि उत्पादन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको निवेश बढ़ाना पड़ेगा 100%, और निवेश तब बढ़ेगा, और निवेश आपका तब बढ़ेगा जब आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट
पर क्या देंगे, लोन देंगे। अब देखिए, अगर आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं तो इसका इंपैक्ट ऊपर पड़ जाएगा। कैसे? जैसे ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप लोन देंगे तो मनी सप्लाई इन मार्केट क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी और जैसे ही मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी पुनः जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, पूरा डिमांड क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात ये इतना क्रूशियल ये एक स्टेज होता है, इतना पेचीदा ये जगह होता है जहां अर्थशास्त्रियों का होश खराब हो जाता है कि कैसे हम उत्पादन बढ़ाएं और कैसे बढ़े हुए मूल्य को घटाएं। इसलिए इस समय मौद्रिक नीति के दोनों प्रकार का उपयोग किया जाता है। एक है कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी, एक है एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी। इस समय इसको बढ़ाने के लिए विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है और इसको कम करने के लिए संकुचनकारी मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। तब जाकर के स्टैगफ्लेशन को कम किया जा सकता है। आपको मैं मॉनेटरी पॉलिसी बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, फिर वहां बताऊंगा कि संकुचनकारी क्या होता है और विस्तारवादी क्या होता है। विस्तारवादी को इंग्लिश में हम लोग एक्सपेंसिव कहते हैं या एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं और इसे कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, स्टैगफ्लेशन के केस में विस्तारवादी और संकुचनकारी दोनों नीति का उपयोग किया जाता है। संकुचनकारी का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि हम प्राइस को घटा सके। संकुचनकारी का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि हम प्राइस को क्या कर सके, घटा सके। संकुचनकारी का उपयोग किया जाता है ताकि हम प्राइस को घटा सके और विस्तारवादी का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम उत्पादन को बढ़ाकर बेरोजगारी को कम करके रोजगार को बढ़ा सके। तो वैसा कंडीशन अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और मंदी अर्थात वस्तु का मूल्य भी बढ़ रहा है साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसी कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो ये हमारा मुद्रास्फीति के कंसेप्ट का 5वां पॉइंट था। अब हम 6ठा पॉइंट देखते हैं, वो है एस्क्यूफ्लेशन। एस्क्यूफ्लेशन का जो कंसेप्ट है वो देखने में स्टैगफ्लेशन की तरह लगता है, लेकिन ये अलग है। एस्क्यूफ्लेशन एक ऐसा कंडीशन है जब इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफ्लेशन भी दिखाई दे, अर्थात कुछ वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो और कुछ वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है। इसी कंडीशन को हम एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। अर्थात कुछ जो वस्तु है उसका डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है और कुछ वस्तु हैं जिनका डिमांड लेस देन सप्लाई है। क्या है, लेस देन सप्लाई है। अब जिसका डिमांड कम है उसका प्राइस कम होगा, जिसका डिमांड सप्लाई से अधिक है उसका प्राइस अधिक होगा। और जब ये दोनों साथ साथ दिखाई देता है अलग अलग वस्तु में, स्टैगफ्लेशन में सारे वस्तु पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन एस्क्यूफ्लेशन में एक वस्तु समूह का प्राइस बढ़ेगा, एक वस्तु तथा सेवा समूह का प्राइस घटेगा। अर्थात इस समय भी मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों दिखाई देता है, लेकिन अलग अलग वस्तु में होता है। उसी को हम एस्क्यूफ्लेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में भी एस्क्यूफ्लेशन ही कहते हैं। सामने लिखा हुआ है कि जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो तो उसे एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। लेकिन इसमें मूल्य वृद्धि से तात्पर्य समस्त वस्तु के मूल्य से नहीं है, बल्कि एक विशेष वस्तु या सेवाओं के छोटे समूह से है। अर्थात मूल्य वृद्धि और मूल्य कमी सारे वस्तुओं पर नहीं होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो कॉमोडिटी है उसी पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, इस स्थिति में कुछ क्षेत्रों में उच्च मुद्रास्फीति की दर या कीमत स्तर में भारी वृद्धि दिखाई देती है, वहीं कुछ क्षेत्रों में मुद्रा संकुचन या कीमत स्तर में गिरावट दिखाई देती है या स्थिर कीमत और स्थिति के साथ प्रतिदिन दिखाई देती है। तो इस केस में क्या है कि कुछ जो समूह है उसमें वस्तु का मूल्य सेवा का मूल्य बढ़ा हुआ दिखाई देता है और कुछ जो समूह है उसमें वस्तु तथा सेवा का मूल्य गिरा हुआ प्रदर्शित होता है। इसी को हम एस्क्यूफ्लेशन कहते हैं। और इसे कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है
कि जिस क्षेत्र में, इसको कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है कि जिस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कम हो रखा है, उस क्षेत्र में सरकार इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी, बढ़ाएगी। और जिस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके क्षेत्र में भी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ाएगी। सप्लाई बढ़ाने के बहुत सारे तरीका हैं, उसका उपयोग करेगी। साथ ही साथ जिन वस्तु या सेवा का प्राइस कम है, अर्थात इसका जो डिमांड है, ये डिमांड को सरकार बढ़ाने का कोशिश करेगा, ताकि इसकी मार्केट में जैसे ही डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सरकार इसमें क्या करती है, इसमें भी सरकार जिस वस्तु का प्राइस घटा है उसके डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करता है, और जिस वस्तु का प्राइस बढ़ा है उसके सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई बढ़ा जाएगी, प्राइस घट जाएगी। और जिसका प्राइस घट गया अगर उसकी डिमांड बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिक वहां पर डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसका प्राइस कम हुआ, सरकार इस वस्तु के डिमांड को बढ़ाने का काम करेगा, और जिस वस्तु का प्राइस बढ़ गया है, सरकार या मॉनेटरी पॉलिसी इसके सप्लाई को बढ़ाने का काम करेगी। जैसे ही यह काम होगा एस्क्यूफ्लेशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एस्क्यूफ्लेशन का नेचर है कि कुछ जो ग्रुप ऑफ कमोडिटी है उस ग्रुप ऑफ कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, और कुछ जो पर्टिकुलर या एक सेपरेट ग्रुप ऑफ कमोडिटी है उसका प्राइस घटता है। अर्थात कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य घट जाते हैं। जैसे आप सामान्यतः देखेंगे मौसमी जो इन्फ्लेशन है उसमें भी देखा जाता है कि अभी ठंड का सीजन शुरू हो गया है, तो अभी देखिए वुलन क्लॉथ का डिमांड बढ़ जाता है, कॉटन क्लॉथ का डिमांड घट जाता है। तो कॉटन क्लॉथ के जो सेलर हैं वो क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ पे ऑफर देना शुरू करते हैं। जैसे ही ऑफर देते हैं ऑटोमेटिक उसका डिमांड बढ़ जाता है, और उनकी जो प्रॉफिट की रेट है वो पहले से बढ़ जाती है। तो सरकार के द्वारा भी बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिविटी के द्वारा ये प्रक्रिया पूरा किया जाता है। तो ये आपने 6 अभी कंसेप्ट पढ़ा है इन्फ्लेशन का। पहला था इन्फ्लेशन, दूसरा आपका कौन है, दूसरा आपका कौन है, तो दूसरा आपका है दूसरा है डिसइन्फ्लेशन। तीसरा कौन है, तीसरा आपका है डिफ्लेशन। तीसरा आपका कौन है, तीसरा है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के बाद चौथा कौन है, चौथा है आपका रिफ्लेशन। रिफ्लेशन के बाद पांचवा कौन है, पांचवा है आपका स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के बाद छठा क्या है, छठा है आपका एस्क्यूफ्लेशन। तो ये आपने अभी 6 कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा है। इसके बाद सेकेंड हम लोग जो इसका वीडियो है उसमें हम लोग लेकर के आएंगे कि जो आर्थिक वृद्धि है या आर्थिक विकास है और इन्फ्लेशन है उसके बीच क्या संबंध है। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से इन्फ्लेशन है, जैसे उसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, उसमें ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन है, वॉकिंग इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, उसमें फ्रंट लाइन इन्फ्लेशन है। इन सब टाइप के इन्फ्लेशन को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे जॉन फिलिप कर्व क्या है, फिर उसमें हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब के सब जो टॉपिक आपके रेस्ट बच गए हैं, इसे हम इसके सेकेंड जो पार्ट है उस सेकेंड पार्ट में लेकर के आएंगे। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी टाइप का कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बताइए। मेरा नाम वरुण ठाकुर है, मैं बेसिकली द स्टडी बाय वरुण पे जीएस सेक्शन का क्लास लेता हूं, और ये जो आपका इकोनॉमिक्स का वीडियो है ये बेसिकली बीपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टीआरई 4 के टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपके जो पीआरटी एग्जाम है 6 to 8 एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, दरोगा का जो आपका बिहार एसआई और यूपीएसआई का एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, अदर स्टेट के जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो हमारे चैनल द स्टडी बाय वरुण को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।